वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओसान्स लव सीरीज के एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मॉ, हैंग और मॉम से। तो मॉ और हैंग गांव से वापस आते हैं और मॉ और मॉम के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन हैंग मामले को संभाल लेता है। वो मॉम से कहता है कि आप वापस आ गई, लेकिन मॉम एक छोटा सा बॉक्स छुपाते हुए बोलती है कि मैं तो बस अपना सामान लेने आई थी। लेकिन तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें से बहुत सारे नोट बाहर आ जाते हैं। मॉम तुरंत अपने पैसे संभालने लगती है। ये देखते ही हैंग भी पैसों को उठाता है और मॉम से कहता है कि आपने मुझे गरीबों की तरह पाला क्योंकि आप अपने लिए पैसे जमा कर रही थी। वहीं मॉ को भी एक छोटा सा नोटबुक मिला जिसमें लिखा था कि 10 चीजें जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। ये सुनते ही हैंग काफी इमोशनल हो गया और मॉम उन्हें बताती है कि यहाँ से वो हैंग की आंटी के पास गई थी, उनकी खेती में हेल्प कर रही थी। लेकिन एक दिन उनके पेट में अचानक से दर्द उठा और डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है और शायद वो भी कैंसर से ही मरेंगी क्योंकि उनके पूर्वज ऐसे ही मरते आए हैं। हैंग के डैड का भी तो तभी एक्सीडेंट हुआ था जब वो कैंसर का चेकअप करवाने जा रहे थे। हैंग अपनी माँ की बातें सुनकर इमोशनल हो गया और वो नोटबुक पढ़ने लगा जिसमें माँ की ख्वाहिशें लिखी थी। मॉम ने लिखे थे कि वो अपने पैसों से लास्ट टाइम पूरी दुनिया घूमना चाहती हैं, पब में जाना चाहती है, बीच पर जाना चाहती है और वो भी किसी ओइनोई के साथ। और इसके बाद तो ओइनोई के साथ पूरे प्लान बने हुए थे। हैंग ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये ओइनोई है कौन, पर मॉम उसे बोलती है कि लिस्ट को आगे पढ़ो, तुम्हारे लिए भी मैंने कुछ लिखा है। हैंग लिस्ट देखता है तो माँ ने लिखा था वो हैंग को रिलेशनशिप में देखना चाहती हैं। हैंग खुश होता है और सोचता है कि चलो माँ को बता देते हैं, पर मो थोड़ा नर्वस था। वो हैंग से कहता है कि एक बार तुम्हारी माँ मुझे लेकर इम्प्रेस हो जाए तो उन्हें बता देना। इसके बाद अगली सुबह उनका मिशन इम्प्रेस करना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले ही उस ओइनोई ने उनका मौका छीन लिया था। मॉ और हैंग मॉ के एग ऑमलेट से मॉम को इम्प्रेस करना चाहते थे, पर ओइनोई ने सारे डिश बनाकर रेडी कर दिए थे। फिर सब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और हैंग मॉम से कहता है कि वो रिलेशनशिप में है और जिस पर्सन को वो डेट कर रहा है, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले ही उसका फ़ोन बजता है। वो तुरंत कॉल कट कर देता है, लेकिन मो का फ़ोन बजने लगता है और फिर ओइनोई का, और ओइनोई माँ को लेकर चला जाता है। बेचारा हैंग माँ को सच बता ही नहीं पाता, तो बीच बीच में उसे कॉल करके डिस्टर्ब करने वाला कोई और नहीं बल्कि थुआ था। बेचारे ने कल ही म्यू के साथ अपने 100वां दिन सेलिब्रेट किया था, पर इसके बाद म्यू किसी और से बातें करने लगी, फोन में बिजी रहने लगी और उस फोन के साथ तो थुआ से भी ज्यादा खुश दिखने लगी। तो अब उसे जानना है कि उनके बीच का वो तीसरा कौन है जिसकी वजह से थुआ का दिल टूटा है, और इसके लिए हैंग उसकी हेल्प करे, बस इतनी सी बात थी। हैंग उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है कि मे बी वो क्लाइंट से बात कर रही होगी, पर थुआ उसे म्यू का पीछा करके उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है। लेकिन हैंग मना करता है क्योंकि आज शाम उसे अपनी माँ को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है, पर थुआ के आगे उसकी नहीं चलती और दोनों म्यू का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। हैंग उससे पूछता है कि अगर तुम्हें म्यू का बॉयफ्रेंड दिख गया तो क्या करोगे? थुआ बोलता है कुछ भी नहीं, बस देखूंगा वो पर्सन उसे खुश रख रहा है या नहीं। तभी उन्हें एक बच्ची की आवाज आती है जो म्यू को मम्मी बोल रही थी, और कुछ ही देर में बॉस हैप्पी बर्थडे केक लेकर आते हैं। ये देखते ही दोनों शॉक्ड, क्योंकि बच्ची बॉस को पापा और म्यू को माँ बोल रही थी। फिर कुछ देर बाद म्यू और उसकी बेटी जैसे ही वहां से गए, थुआ गुस्से में बॉस के कॉलर पकड़ लेता है। उन्हें बोलने लगता है कि आपकी लाइफ में म्यू थी, फिर भी आप हैंग को डेट करने के लिए कह रहे थे। बॉस बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं और थुआ से कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं बच्ची का गॉडफादर हूँ, मतलब म्यू और मैं सिंगल पेरेंट्स हैं, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसका डिवोर्स हो चुका है पर सिचुएशन अभी भी खराब है। थुआ बोलता है कि अगर उसका डिवोर्स हो चुका है तो फिर उसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? बॉस उसे रीजन बताते हैं कि मे बी वो डरती होगी।
तुम ओके होगे उसकी बेटी को लेकर? तुआ थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर आई नो वो ओके ही होगा। वही मो हेंग को कॉल करता है और जल्दी घर आने के लिए कहता है। तभी मॉम के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। मो घबरा कर वहां जाता है तो माँ बैठकर पुराने एल्बम्स देख रही थी। मो भी उनके साथ बैठ जाता है और मॉम उसे हेंग के बचपन की फोटोज दिखाती है। फिर मो से पूछती है कि हेंग की गर्लफ्रेंड कैसी है, तुमने तो देखा होगा उसे। मो से अपनी और हेंग की स्टोरी बताता है कि कैसे वो दोनों मिले और प्यार हुआ। फिर मॉम उसे एक रिंग दिखाती है जिसे देखकर हेंग के डैड ने उन्हें प्रपोज किया था और अब वो रिंग मॉम हेंग को देना चाहती थी। तभी डोरबेल की आवाज आती है। मॉम और मो गेट खोलते हैं तो बाहर हेंग की जगह चीचा खड़ी थी और तभी हेंग भी पहुंच जाता है और मॉम गलत समझ लेती है। मॉम भी इस मौके का फायदा उठाते हुए चीचा को हेंग की गर्लफ्रेंड बनाकर अंदर लाने को कहता है। इसके बाद तीनों खुसर पुसर करके चीचा को सिचुएशन बता देते हैं, लेकिन चीचा उन्हें बोलती है कि मैं मॉम से नहीं डरती, उन्हें सच बता देती हूँ, लेकिन दोनों उसे मना करते हैं। इसके बाद मॉम काफी खुश होती है, इमोशनल होती है कि हेंग की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं चीचा है, जिस पर हेंग को बचपन से क्रश था, पर अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। लेकिन ये सुनते ही मो काफी सैड फील करता है। हेंग ये बात समझ जाता है और वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है। फिर चारों बियर पार्टी करते हैं। इसके बाद चीचा चली जाती है और हेंग मो से कहता है कि तुम उदास हो उस बात को लेकर, लेकिन मो कहता है तुम्हें पता है मुझे विलेन वाली फीलिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं होता तो शायद तुम अपने क्रश के साथ होते और तुम्हारी माँ सच में हैप्पी होती। उसकी बातें सुनकर हेंग उसे समझाता है कि मो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं किसी लड़की के साथ ही हूँ, और अगर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। और वो मो को किस करने के लिए जाता है, पर तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों अंदर जाते हैं तो माँ सोफे के नीचे गिरी हुई थी और पेट दर्द से करा रही थी। ये देखते ही दोनों तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मॉम स्ट्रेचर पर लेटी लेटी हेंग को वो रिंग देती है और उसे बोलती है कि उसे देना जिसे तुम प्यार करते हो। इसके बाद मॉम को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ म्यू काफी दिनों से थुआ से बात नहीं की थी तो वो उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है, लेकिन तुआ मना कर देता है और इस बात से म्यू काफी दुखी हो जाती है। वही कुछ देर बाद नर्स मो और हेंग को बताती है कि मॉम के रिजल्ट आ गए हैं तो डॉक्टर उन्हें बुला रहे हैं। मो तुरंत अंदर जाने के लिए उठता है पर हेंग वहीं बैठा हुआ था। मो से बोलता है कि अंदर नहीं चलोगे, पर हेंग उसे वो रिंग दे देता है और बोलता है कि चाहे जो भी माँ का रिजल्ट आए पर मैं उन्हें सच बता कर रहूंगा। मो उसकी बातें सुनकर खुश होता है। फिर दोनों अंदर आते हैं, लेकिन अंदर आकर देखते हैं कि मॉम तो सही सलामत बैठी है और डॉक्टर को अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखा रही हैं। डॉक्टर फिर उन्हें बताती है कि मॉम को कैंसर नहीं है, बस उन्होंने ज्यादा पी ली थी इसीलिए पेट में दर्द हो रहा था। हेंग रिपोर्ट सुनकर बहुत खुश हो जाता है और माँ पर नाराज भी होता है, और इसी बीच वो अपने और मो के रिलेशनशिप के बारे में बताना भी भूल जाता है। इसके बाद एक वीक बीत जाते हैं पर हेंग अपनी माँ को सच नहीं बता पाया था, और आज जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो एक और मुसीबत ऑफिस में बैठी हुई थी। म्यू जो थुआ से ब्रेकअप के बाद इतनी दुखी हो गई थी कि वो बुरी तरह काम करने लगी थी। उसने पूरे साल भर के पेंडिंग काम निपटा दिए थे। उसकी हालत देखकर सबको फिक्र हो रही थी। हेंग और मो उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने का आइडिया निकालते हैं। म्यू को रोकते हैं और शाम को हेंग की मॉम के फेवरेट बार में लेकर जाते हैं। फिर मॉम वहाँ काफी सारे हॉट होस्ट लड़कों को बुलाती है और सबको एक एक चूज करने के लिए कहती है। म्यू को भी चूज करने के लिए कहती है, पर म्यू सबको रिजेक्ट कर देती है। न्यू ईयर उसे बोलता है कि चुन लीजिए म्यू, आपके वाले ने तो छोड़ दिया आपको, मूव ऑन कीजिए। पर म्यू इसके लिए अग्री नहीं होती। उसका तो बस एक ही है थुआ, और वो नहीं तो कोई और भी नहीं। और बस उसकी बातें सुनते ही हेंग लास्ट होस्ट को बुलाता है, और वो था थुआ, जो बहुत ही ग्रैंड एंट्री मारता है और म्यू को फ्लाइंग हार्ट भेजता है।
इसके बाद बॉस भी थुआ की तारीफ करते हैं और म्यू को समझाते हैं कि उसने बिल्कुल सही पर्सन को चुना है, तो उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए और थुआ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। म्यू बहुत खुश होती है। थुआ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बस हो जाती है म्यू और थुआ की शादी। शादी में मो और हेंग थुआ और म्यू के लिए अच्छे इमोशनल स्पीच देते हैं और फिर सब मिलकर शादी में डांस करते हैं। फिर हेंग अपनी माँ को मो और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए जाता है, पर मॉम पहले ही बोलने लगती है कि तुम चीचा के बारे में बात करना चाहते हो ना, पर अभी नहीं, मैं अभी तुम दोनों की शादी नहीं करवा सकती। और वो चीचा और हेंग को लेकर फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए चली जाती है और ये सब देखकर मो को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो दुखी होकर बाहर चला जाता है। वहीं हेंग को जब मो काफी देर तक नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढता है, चीचा से उसके बारे में पूछता है, पर चीचा तो फैमिली फोटो देखकर रो रही थी। वो हेंग को डांटती है कि पहले तुमने फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, कितना मुश्किल था मेरे लिए, जबकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हेंग उसे सिंपैथी देता है, चुप करवाता है और गले लगाता है, लेकिन उन दोनों को हग करते हुए मो भी देख लेता है और उसका दिल फिर से बुरी तरह से टूट जाता है। फिर वो अंदर आता है तो हेंग की मॉम उसे बाय बोलती है। वो वापस आंटी के वहाँ जा रही थी। वो मॉम से कहती है कि हेंग का ख्याल रखने के लिए थैंक्स और उम्मीद है कि तुम अच्छे दोस्त बनकर रहोगे उसके। शादी के बाद मो घर आता है और हेंग की रिंग अपनी उंगली में डालने की कोशिश करता है, पर वो तो फिट ही नहीं हो रही थी। इसी कोशिश में रिंग नीचे गिर जाता है और मो उसे ढूंढने लगता है। हेंग भी आ जाता है और उसकी मदद करता है, पर मो उसे दूर हटा देता है। फिर जब उसे रिंग मिल जाती है तो हेंग को वापस कर देता है और उसे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। हेंग को लगा कि मो मजाक कर रहा है, पर मो तो सीरियस था। हेंग उससे रीजन पूछता है, पर मो बोलता है कि कोई रीजन नहीं है, मैं बस तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। मो की बातें सुनकर हेंग को घबराहट होने लगती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मो के पैर पकड़ लेता है और रोता है, पर मो उसे जबरदस्ती खुद से दूर हटा देता है और बाहर चला जाता है। उसके जाते ही हेंग फूट फूट कर रोने लगता है। वही मो भी बाहर आकर हेंग के साथ अपने पुराने डेज को याद करता है और बुरी तरह रोता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।